राधे राधे। आप सभी को प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पेपर हम एमपी जीके की क्लासें पढ़ रहे थे। कुछ दिनों से मैं क्लासें नहीं आ रही थी क्योंकि मैं कहीं व्यस्त थी, तो आपकी रेगुलर क्लासें एमपी जीके की नहीं आ पा रही थी। तो अब ये क्लासें आपकी डेली चलेगी क्योंकि पहले तो एमपी कांस्टेबल का आपने देखा होगा एडमिट कार्ड आ गया है। 30 तारीख से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी, 30 अक्टूबर से। ये परीक्षा लगभग दिसंबर तक आपकी चलने वाली है। तो जिन विद्यार्थियों ने अपना एडमिट कार्ड जारी नहीं कराए वो एडमिट कार्ड जारी कर ले, क्योंकि 30 अक्टूबर 2025 से आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है। उसके बाद जो विद्यार्थी, ये जो हमारी कक्षा है इसमें मैं एमपीजी के आपको पढ़ा रही हूँ, तो जो विद्यार्थी पहले तो चैनल पर नए हैं वो जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड जारी करें ताकि आपको पता चले कि आपकी एग्जाम किस तारीख को होने वाली है ना। तो ये आप पहले तो चैनल पर जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं एमपी जीके की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। हमारी 13 क्लासें हो गई हैं, आज हमारी 14वीं क्लास है। तो जिन विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की मेरी क्लासें नहीं ली हैं वो क्लासें ले ताकि आपकी तैयारी हो सके। मैंने वही चीजें पढ़ाई है एमपी जीके में जहां से आपके प्रश्न बनेंगे, क्योंकि मैंने खुद मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, तो मुझे पता है कहां से कैसे प्रश्न बनते हैं। जो विद्यार्थी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पेपर 1 में मेरे चैनल पर पढ़ा रही हूँ। और जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मैं हिंदी साहित्य के क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पढ़ा रही हूँ। तो जिन विद्यार्थियों का मास्टर हो गया है वो विद्यार्थी सेट की वैकेंसी भी अपनी निकली है, तो जाकर सेट का फॉर्म डाल सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने पुरानी क्लासें नहीं ली है वो पुरानी क्लासें ले ताकि आपको पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। आज हमारी 14वीं क्लास है। मध्य प्रदेश की आप जन कल्याणकारी योजनाएं पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भी परीक्षा हुई थी 2022 में 23 में, उसकी हर शिफ्ट में योजना से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो क्लास है ये तो मध्य प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एमपीएसआई हो, एमपी पुलिस हो, है ना, एमपी पुलिस हो, एमपीएसआई हो, और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है, तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ये क्लासें लाभदायक, यानी मध्य प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होगी उन सब में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और अगर आज की क्लास आप लेते हो कि आप, तो आपके 4 नंबर पक्के, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में योजना से पूछे गए। आपने पुराने प्रश्न लगाए होंगे तो आपने देखा होगा, है ना। मार्केट में एमपीजीके की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, पर मैं उन सभी किताबों का निचोड़ आपकी मेरी क्लास में पढ़ा रही हूँ। तो आपको वीडियो को बिना स्किप हुए पूरी क्लास ही देखना है, क्योंकि आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी परीक्षा आ गई है 30 तारीख को, तो हम उसी को टारगेट करके आज योजनाएं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट करा था कि मैम योजना पर क्लास लेकर आए, और मुझे पता था कि योजना से प्रश्न बने हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको योजना वाली क्लास लेकर आऊं। अब हम पढ़ेंगे आज मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें शिक्षा संबंधित योजनाएं, स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं, गरीबी रोजगार उन्मूलन योजना, फिर अनुसूचित जनजाति जाति वाली योजनाएं, महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना, अल्पसंख्यक संबंधित योजना, वृद्ध जन संबंधित योजना, दिव्यांग जन से संबंधित योजना और कृषि संबंधी योजना। हर कौन सी योजना कब आई, किस योजना का क्या उद्देश्य था, उस किस कारण से उस योजना को लागू किया गया, ये सब चीजें मैं आज आपको बताऊंगी। तो हमें आपको नोट्स बनाना है और नोट करनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षा संबंधित योजनाएं। तो शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हमारे मध्य प्रदेश में है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आपको हर योजना का वर्ष याद रखना कि किस योजना को कब लागू किया गया। तो सबसे पहले योजना है गांव की बेटी योजना। कौन सी योजना है? गांव की बेटी योजना।
ये योजनाएं जो गांव की लड़कियां हैं उन सबको पता होगा कि ये योजना गांव की बेटी यानी कि गांव की लड़कियों के लिए ही बनाई गई थी। कब लागू की गई थी? सन 2005 में। तो आपको याद रखना, आपसे प्रश्न बनेगा कि गांव की बेटी योजना कब लागू हुई? 2005 में। जो मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ से एमपी पुलिस की जो हर शिफ्ट जो 2023 की परीक्षा हुई थी उसकी हर शिफ्ट में प्रश्न बने थे सभी योजनाओं से। तो मैं वही योजना लेके आई हूँ जहां से आपके 100% प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी ना किसी शिफ्ट में आपके ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एग्जाम महीने 1.5 महीने तक चलेगी, लगभग 2 से 3 शिफ्ट में। तो आप देखना हर शिफ्ट से योजना से संबंधित प्रश्न बनेंगे। और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम भी आने वाली है, फिर एएसआई की भी एग्जाम आने वाली है, एसआई की भी आने वाली है। तो सभी का फॉर्म आप सभी विद्यार्थियों ने डाला होगा, तो ये आपकी एक ही क्लास सभी कक्षा के सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो हम पढ़ते हैं गांव की बेटी योजना। प्रकाशन वर्ष 2005 से अब क्या उद्देश्य था इस योजना का? प्रत्येक गांव की 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा को उच्च शिक्षा हेतु 500 रुपये प्रतिमाह से 10,000 व प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति देना। तो जो लड़कियां गांव की होगी, जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो आपने गांव की बेटी की छात्रवृत्ति ली होगी, आपको हर वर्ष 3 साल तक 5-5 हजार रुपए मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए जाते हैं। और उन्हीं लड़कियों को दिया जाता है जिनके प्रथम फर्स्ट डिवीजन या कि 12वीं में उनके 60% होंगे। अगर आपके 12वीं में 60% बने हैं और आप गांव से हो तो आपको गांव की बेटी योजना का लाभ आपने लिया होगा। आपको प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपए यानी कि आपको 3 साल में कुल मिलाकर 15,000 रुपए भारत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए होंगे। तो क्या याद रखना है, यह योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2005 को 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं के लिए यह योजना लागू की गई थी। और उसमें कितनी राशि दी जाती थी? बालिकाओं को 5,000 रुपए प्रतिवर्ष राशि दी जाती थी उच्च शिक्षा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। फिर अगली है स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना। क्या है स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना? यह भी कब लागू हुई? 2005 को। तो हमारी गांव की बेटी योजना और स्वामी विवेकानंद योजना का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रारंभिक वर्ष 2005। उद्देश्य क्या है इसका? बेरोजगार छात्रों के लिए कैरियर हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। यानी कि जो मध्य प्रदेश के छात्र हैं और बेरोजगार हैं उन्हें करियर के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराना विवेकानंद योजना का उद्देश्य था। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, इसलिए युवाओं के लिए योजना निकाली गई थी, इसलिए इस योजना का नाम स्वामी विवेकानंद योजना रखा गया है। फिर अगली है कन्या साक्षात्कार प्रोत्साहन योजना। क्या है? कन्या साक्षात्कार प्रोत्साहन योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 2006 में। कब हुआ था? 2006 में। उद्देश्य है एसटी वर्ग की कन्याओं को छठी और 9वीं एवं 11वीं में प्रवेश लेने पर क्रमशः 500 रुपए, 1,000 रुपए और 3,000 रुपए की प्रतिवर्ष दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। यानी जो ST/SC की लड़कियां हैं जो 6ठी क्लास में जाएगी तो उन्हें 500 रुपए दिए जाएंगे। फिर जब वो 9वीं क्लास में प्रवेश लेगी तो उन्हें 1,000 रुपए दिए जाएंगे। और जब वो 11वीं में प्रवेश लेगी तो उन्हें 3,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी। यानी कि 3 साल तक पहले 6ठी, 7वीं, 8वीं में 500 रुपए, फिर 9वीं, 10वीं में 1,000 रुपए और 11वीं, 12वीं में उन्हें 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, ताकि जो ST/SC वर्ग की महिलाएं हैं, मतलब सॉरी बालिकाएं हैं, उन्हें पढ़ाया जाए, उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, है ना। तो कब लागू हुई थी योजना? 2006 को। और ST/SC वर्ग की बालिकाओं के लिए यह योजना लागू की गई थी। अब अगली योजना है हमारी एकलव्य शिक्षा विकास योजना। क्या है? एकलव्य शिक्षा विकास योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 2010 से 2011 में। कब हुआ था? 2010 से 2011 में यह योजना लागू हुई थी। उद्देश्य प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों को कक्षा 9वीं व 10वीं के छात्रों को 12,000 रुपए तथा 11वीं 12वीं के छात्रों को 15,000 रुपए और गैर तकनीकी स्नातक छात्रों को 20,000 रुपए, तकनीकी स्नातक छात्रों को 50,000 की राशि दी जाती थी।
तो कब लागू हुई थी योजना? 2010-11 में। क्या उद्देश्य था? जो प्रदेश की तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्र यानी जो तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं विद्यार्थी, उनको 10वीं व 12वीं में 9वीं व 10वीं के छात्रों को 12,000 रुपए की राशि दी जाती थी और 11वीं 12वीं के छात्रों को 15,000 रुपए, जो ग्रेजुएशन में जाते थे उन्हें 20,000 रुपए और तकनीकी स्नातक छात्रों को यानी कि जो प्राइवेट पढ़ते थे उन्हें 20,000 रुपए और जो रेगुलर छात्र पढ़ते थे ग्रेजुएशन में उन्हें 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती थी। एकलव्य योजना का उद्देश्य था। तो कब लागू हुई थी? 2010-11 में यह लागू हुई थी। वो तेंदुपत्ता संग्राहक छात्रों के लिए है। कभी पूछा जा सकता है जो एकलव्य योजना है उसमें किस प्रकार के वृक्षों के पत्तों के लिए लागू की गई थी? तो तेंदुपत्ता की संग्रहण के लिए योजना लागू की गई थी। हमारी अगली योजना है, अगली योजना क्या है? विक्रमादित्य निशुल्क। क्या है? विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना। प्रारंभ वर्ष इसका 2008 से 2009। क्या है? 2008 से 2009। उद्देश्य सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में 60% से अधिक अंक लाने पर जिनके माता पिता की आय 4200 रुपए है, 42,000 से अधिक न हो, ऐसे विद्यार्थियों को शासकीय महाविद्यालय में निशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। यानी विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना का क्या उद्देश्य था? जो विद्यार्थी इसका प्रारंभ हुआ था 2008 से 9 में, यानी जो बीपीएल यानी सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार के जो विद्यार्थी हैं और 12वीं कक्षा में अगर 60% से अधिक अंक हासिल किए हैं तो और उनकी जो माता पिता की आय है, इनकी आय का जो सर्टिफिकेट है 42,000 रुपए प्रतिवर्ष उनकी आय है, तो उन्हें उच्च शिक्षा के लिए यानी शासकीय महाविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए उन्हें निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना का उद्देश्य था। तो हमें याद रखना है कि योजना का प्रकाशन वर्ष क्या था? 2008 से 9। वो बीपीएल परिवार के छात्रों के लिए ये योजना थी, है ना। और कितनी राशि क्या दिया जाता था इसमें? उच्च शिक्षा के लिए निशुल्क शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाती थी। अब हमारी अगली योजना है प्रतिभा किरण योजना। लगभग हर विद्यार्थी जो मुझसे पढ़ रहा है आपने किसी ना किसी योजना का इसमें लाभ लिया होगा, है ना। गांव की बेटी योजना का लाभ तो मध्य प्रदेश की लगभग सभी बालिकाओं ने लिया होगा। तो अगली योजना है हमारी प्रतिभा किरण योजना। अब हमने लाभ लिया है पर हमें याद होना चाहिए कि योजना कब आई थी। तो प्रतिभा किरण योजना आई थी प्रारंभ वर्ष 2009, यानी यह योजना 2009 से प्रारंभ हुई थी। अब क्या उद्देश्य था योजना का? शहर की बीपीएल परिवार की 12वीं कक्षा की छात्रा को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने पर स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम में 500 रुपए प्रतिमाह 10 माह तक प्रतिवर्ष तथा तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु 7500 रुपए 750 रुपए, है ना, 750 रुपए यानी 750 रुपए प्रतिमाह दिए जाते थे। तो प्रतिभा किरण योजना यानी कि जो शहर की बालिकाएं हैं और जो बीपीएल जिनके पास बीपीएल का कार्ड है उन्हें अगर वो 12वीं कक्षा में 60% से ज्यादा बस 60% की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है, यानी कि उन्हें 60% से अधिक अंक आते हैं, तो उन्हें अगर वो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन करती है तो उन्हें प्रतिवर्ष उनके पाठ्यक्रम के अनुसार 500 रुपए। रही तकनीकी शिक्षा यानी कि अगर वो तकनीकी शिक्षा या चिकित्सा संबंधी यानी इंजीनियरिंग या डॉक्टर की पढ़ाई करती है तो उन्हें 750 रुपए प्रतिमाह राशि दी जाती है। तो अगर आपको इन योजनाओं के बारे में नहीं पता हो और अगर आप इन योजनाओं के दायरे में आते हो तो आप जाएं अपने भाई बहनों को इन योजना का लाभ दिलाएं। अब अगली योजना है सुदामा शिष्य वृत्ति योजना। क्या है? सुदामा शिष्यवृत्ति योजना। इसका प्रारंभिक वर्ष है 2009 से 2010। कब आई थी ये? 2009 से 2010 को आई थी। उद्देश्य उत्कृष्ट विद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा को 500 रुपए प्रतिमाह 5000 शैक्षणिक सत्र प्रतिवर्ष 10 माह तक
शिक्षावृत्ति प्रदान की जाती थी, यानी कि जो उत्कृष्ट स्कूल हैं वहां पर जो सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उन्हें प्रतिवर्ष प्रतिमाह 500 रुपए मिलाकर एक साल तक यानी कि 10 माह तक 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति सुदामा शिक्षा वृत्ति योजना के तहत दी जाती थी। कब प्रकाशन वर्ष प्रारंभ हुई थी योजना? 2009 से 2010। आपको हर योजना का प्रारंभिक वर्ष याद होना चाहिए क्योंकि ज्यादातर प्रश्न योजनाओं के प्रारंभिक वर्ष से ही पूछे जाते हैं। अगली योजना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना। इसका प्रारंभिक वर्ष है 21 सितंबर 2010 से योजना शुरू हुई थी। कब हुई थी? 21 सितंबर 2010 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना का प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य क्या है? 12वीं की परीक्षा में 80% और उससे अधिक अंक पाने वाले सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्या उद्देश्य है? जिन विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा में 80% से अधिक अंक ग्रहण किए हैं उन्हें सभी वर्गों के विद्यार्थी, यानी कि इसमें कोई वर्ग नहीं है जो SC, ST, OBC और EWS या सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं सभी को अगर 12वीं में अगर आप 80% अपने 80 से अधिक अंक उत्तीर्ण किए हैं तो आज सभी वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। किसमें? श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना में। कब लागू हुई थी? 21 सितंबर 2010। ये शिक्षा संबंधी जितनी भी योजनाएं हम पढ़ रहे हैं हम एक हर वर्ग की योजना को देखेंगे। अब हमारी अगली योजना है आकांक्षा योजना। आप पुराने प्रश्न पत्र देखना, मध्य प्रदेश के कांस्टेबल के ASI के कांस्टेबल की एग्जाम ज्यादा समय तक चलती है तो उसमें आप देखना योजनाओं से प्रश्न पूछे गए हैं। वही जो असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी हैं आप देखना 50 नंबर का MPG के पूछा जाता है तो योजना से संबंधित प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं, है ना। तो आकांक्षा योजना, अब आकांक्षा योजना को आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया था, है ना। तो आकांक्षा योजना किस विभाग की योजना है? आपसे पूछा जाएगा कि जो आकांक्षा योजना है वह किस विभाग की योजना है? आदिम जाति कल्याण विभाग की योजना है। आपको यहाँ पर स्टार लगाना है, ये पूछा जा सकता है और ये पूछा गया है। आप देखना जो 2023 की एग्जाम हुई थी MP पुलिस कांस्टेबल की उसमें पूछा गया था कि आदिम जाति कल्याण योजना आकांक्षा योजना किस विभाग की योजना है? तो वहां पर दिया गया था कि महिला स्वास्थ्य विभाग की, शिक्षा विभाग की, चिकित्सा विभाग की, कि आदिम जाति कल्याण विभाग की। तो योजना है आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया था। इस योजना में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कराने का लक्ष्य रखा जाता है। यानी जो विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति के हैं उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना इस योजना का उद्देश्य था। आपसे पूछा जाए कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी परीक्षा की योजना की तैयारी कराने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? आकांक्षा योजना। अब हमारी अगली योजना है स्मार्टफोन वितरण योजना। कब लागू हुई थी? यह प्रारंभ हुई थी 2017 को, है ना। लगभग बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका लाभ लिया होगा स्मार्टफोन वितरण योजना का। यह योजना सभी वर्गों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा समूह यानी कि ST, SC, OBC और UR इन सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई थी। यानी कि सभी वर्गों के विद्यार्थी जो महाविद्यालय में थे उन्हें स्मार्टफोन का वितरण किया गया था पहले। अभी तो योजना बंद हो गई है पर मेरे सिस्टर को भी स्मार्टफोन मिला था, इसलिए मुझे पता है कि स्मार्टफोन वितरण योजना में जो कॉलेज में विद्यार्थी थे उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्मार्टफोन दिया गया था। तो योजना कब चालू हुई थी? 2017 को योजना लागू हुई थी। अब मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ये तो MP यानी कि व्यापम का फेवरेट प्रश्न है। मध्याह्न भोजन योजना आप देखना कि मिड डे मील से प्रश्न हर बार हर परीक्षा में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है। तो आप स्टार लगा लीजिए आपके, यानी कि किसी न किसी शिफ्ट में प्रश्न पूछा जाएगा। तो मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1995 में मिड डे मील योजना को प्रारंभ किया गया था। क्या उद्देश्य था इसका?
प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के भोजन में 450 यानी कि 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाए। यानी कि जो स्कूल में विद्यार्थी है, पहली से लगाकर प्रथम कक्षा से लगाकर जो विद्यार्थी 8वीं तक पढ़ते हैं, 8वीं तक के विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल में अभी भी मध्याह्न भोजन कराया जाता है। तो उसमें जो भोजन का जो मेन्यू रहता है उसमें 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि इसका नाम बदलकर अब पीएम पोषण कार्यक्रम कर दिया गया है। तब आपसे पूछा जा सकता है कि जो मिड डे मील योजना है या मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, इसका वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम या पीएम पोषण कार्यक्रम, जिसका प्रारंभ 1995 में हुआ था। इसका उद्देश्य है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भोजन में 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाए। अब हमने शिक्षा संबंधित सारी योजनाएं पढ़ ली हैं। अब हम यहाँ से आपकी एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, है ना। जो मैं योजना आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको एक तो सकारात्मक सोचना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वहीं से प्रश्न आएगा। जो आप पढ़ रहे हैं आपको याद भी होगा, बस आपको खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि अब परीक्षा आ गई है तो अब आपको हड़बड़ाना नहीं है ना। जितना पढ़ा है उतना काफी है, बस ज्यादा से ज्यादा रिविजन कीजिए, है ना। अब हमें ज्यादा पढ़ने का नहीं सोचना, हम सोच रहे हैं कि मेरा ये भी छूट गया है, मैं ये भी पढ़ लूं, पर अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। 30 तारीख से परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो हमें अब सिर्फ जो आपने पढ़ा उसका बार बार रिवीजन कीजिए ना, तो आप अच्छे नंबर लेकर आ पाएंगे। अगली योजना है स्वास्थ्य से संबंधित योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 25 सितंबर 2004 को। कब प्रारंभ हुई थी यह? 25 सितंबर 2004 को यह योजना प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य बीपीएल एससी एसटी के शासकीय अस्पताल में 20,000 रुपए तक का प्रति वर्ष इलाज निःशुल्क कराना। अब आप याद रखिए, अगर आपको भी इस योजना का लाभ लेना है, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है या आप एससी और एसटी कैटेगरी के हो, तो आपको सरकारी अस्पताल में 20,000 रुपए तक प्रतिवर्ष आप निःशुल्क इलाज करा सकते। वैसे शासकीय अस्पतालों में पैसे नहीं लगते हैं, पर योजना दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना है। तो यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया है व्यापम में, एमपीपीएससी में, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, कि दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई थी? 25 सितंबर 2004 को। कब प्रारंभ की गई थी? 25 सितंबर 2004 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। यह योजना का संबंध किससे? स्वास्थ्य से संबंधित ये योजना है। अगली है विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना। कौन सी योजना? विजया राजे जननी कल्याण योजना। प्रारंभ कब हुआ था इसका? 12 मई 2006 को इस योजना का प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए बीपीएल परिवार की गर्भवती महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि प्रदान करना। यानी कि जो बीपीएल परिवार की गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें 1,000 रुपए की राशि दी जाती थी, है ना, प्रसव के समय। तो इस योजना का लाभ भी बहुत सारी महिलाओं ने लिया होगा। तो कब प्रारंभ किया गया था इसे? 12 मई 2006 को प्रारंभ किया गया था। और यह गर्भवती महिलाओं को, इसमें पूछा भी जा सकता है कि विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना में कितनी प्रोत्साहन राशि गर्भवती महिलाओं को दी जाती थी? तो कितनी दी जाती? 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उसके बाद हमारी अगली योजना है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। क्या है? दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 29 मई 2006 को। कब प्रारंभ हुआ था? 29 मई 2006 को योजना का प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य मध्य प्रदेश के दूरस्थ तथा एससी एसटी क्षेत्रों के स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना। यानी कि जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, दूर रहते हैं और एसटी एससी कैटेगरी के आते हैं, तो उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना दीनदयाल चलित अस्पताल योजना का उद्देश्य है। इसका प्रारंभ किया गया था 29 मई 2006 को। अब हमारी अगली योजना है
जननी सुरक्षा योजना। कौन सी योजना है? जननी सुरक्षा योजना। कब प्रारंभ की गई थी? 12 अप्रैल 2005 को यह योजना प्रारंभ की गई थी। क्या उद्देश्य इसका? उद्देश्य है प्रदेश में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, यानी कि जो शिशु मृत्यु दर बढ़ रही है उसमें कमी लाना तथा प्रसव संस्थागत यानी कि अस्पताल उपलब्ध कराना ताकि प्रसव संबंधित कोई भी असुविधा महिलाओं को ना हो। फिर शासकीय एवं प्राइवेट अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को 400 रुपए 1400 रुपए तथा शहरी गर्भवती महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाते। क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो प्रसव क्रिया उनके गांव में ही जो पहले औरतें होती थी वही कर देती थी। पर अब क्या शासन ने क्या किया कि अगर आप शासकीय अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में प्रसव क्रिया या डिलीवरी करवाते हो तो उन्हें भारत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें 1400 रुपए की राशि तथा जो शहरी महिलाएं हैं उन्हें 1000 रुपए की राशि दी जाती थी। फिर महिला के साथ आने वाले प्रेरक या आशा को ग्रामीण क्षेत्र के रूप में 350 रुपए तथा शहरी क्षेत्र के रूप में 200 रुपए दी जाती थी। जो आपने देखा होगा जो आंगनवाड़ी की जो आशा कार्यकर्ता है वो आपके साथ जाती है, जब प्रसव क्रिया होती है महिलाओं की तो उन्हें जो ग्रामीण क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता है उन्हें 350 रुपए तथा शहरी क्षेत्र के आशा कार्यकर्ताओं को 200 रुपए दिए जाते ताकि वो आपको अस्पताल में लाएं और आपकी प्रसव क्रिया में करवाने में आपको सरकारी हॉस्पिटल की सुविधाएं लाभ दिलाएं। अगला है मंगल दिवस योजना। क्या है? मंगल दिवस योजना। इसका आरंभ किया गया था 2007 से 8 में। तो मंगल दिवस योजना कब आई थी? 2007-8 में आई थी। इसमें ये आंगनवाड़ी की योजनाएं है ना। तो आपने देखा होगा कि प्रति मंगलवार को आंगनवाड़ी में गोद भराई कराई जाती है ना। जो भी महिलाएं है ना प्रेग्नेंट रहती है तो आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता आपके घर पर आती होगी और वहां पर गोद भराई का कार्यक्रम करवाया जाता है। उसके बाद जो दूसरा मंगलवार होता है यानी कि महीने के प्रथम मंगलवार को गोद भराई कराई जाती है, दूसरे मंगलवार को अन्नप्राशन करवाया जाता है। यानी कि जो बच्चा 6 माह का हो जाता है उन्हें आंगनवाड़ी द्वारा अन्नप्राशन का कार्यक्रम कराया जाता है। फिर तृतीय मंगलवार को जो बच्चे या बच्चियां उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। फिर चतुर्थ मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो किशोरी बालिकाएं हैं उनका दिवस मनाया जाता है। तो ये मंगल दिवस योजना प्रति आंगनवाड़ी में मनाई जाती है। आपको पता होगा आपके आंगनवाड़ी में कार्यक्रम कराया जाता है। अब अगला है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। क्या है? मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2011 को यह योजना प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना, यानी कि जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं और छोटे बच्चे और उनको हृदय यानी कि दिल से संबंधित जो भी रोग है उन्हें निःशुल्क उपचार कराना मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना का उद्देश्य है। तो कब प्रारंभ की गई थी? 2011 को। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना। कौन सी योजना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि योजना। कब प्रारंभ किया गया था इसका? 17 नवंबर 2012 जबलपुर से सेठ गोविंददास अस्पताल से प्रारंभ किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना, है ना। तो कब प्रारंभ हुई थी? 17 नवंबर 2012 को जबलपुर से इसे प्रारंभ किया गया था। अगली योजना है अंतरा योजना। क्या योजना है? अंतरा योजना। इसका प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 2017 को। मैं सारी योजनाएं आपको एक ही जगह करवा रही हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो आपको चीजें नोट करना है, नोट्स बनाना है ताकि आप बार बार चीजों को रिवाइज कर सको। तो कब प्रारंभ हुआ था? 15 अगस्त 2017 को। उद्देश्य बच्चों के जन्म में अंतराल रखने और बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना। क्या लाभ था अंतराल योजना का? उद्देश्य कि बच्चों के जन्म के अंतराल रखने और बढ़ती जनसंख्या को योजना, यानी कि
जो प्रथम बच्चा होता है तो माता पिता को दूसरे बच्चे करने से पहले लगभग 2 साल का अंतराल रखना तथा अगर ज्यादा जनसंख्या हो रही हो तो जनसंख्या को रोकना इस योजना का उद्देश्य था। तो नाम ही रखा गया अंतराल योजना, यानी कि बच्चों के जन्म में अंतर होना। फिर 15 अगस्त 2017 को योजना का प्रारंभ किया गया था। अब अगली योजना है हमारी मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष से कई बार परीक्षा में प्रश्न बने हैं, सभी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश की। तो क्या है योजना के बारे में पढ़ते हैं हम। इस मिशन की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। कब की गई थी? 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो पूछा जाएगा कि मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की थी? स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी 25 दिसंबर 2014 को। उद्देश्य 2020 तक टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित सभी बच्चों को शामिल करना, यानी कि 2020 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। तो आपसे पूछा जाए कि मिशन इंद्रधनुष योजना का लक्ष्य कब तक है? 2020 तक इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2020 तक सभी बच्चे जो भी टीकाकरण से वंचित रह गए हैं उन्हें शामिल करना। फिर इसमें 7 बीमारियों को शामिल किया गया है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि मिशन इंद्रधनुष योजना में कितनी बीमारियों को शामिल किया गया है? 6, 7, 8 या 2? तो कितनी बीमारियों को शामिल किया गया है? 7 बीमारियों को शामिल किया गया है। अब कौन कौन सी 7 बीमारियां हैं? खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी। अब आपसे प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से मिशन इंद्रधनुष योजना में कौन सी बीमारी को शामिल नहीं किया गया है? 3 नाम इन बीमारियों का दे देंगे और एक नाम अलग बीमारी का दे देगा। तो हमें याद होना चाहिए कि खसरा, देखो यहाँ पर कितना अच्छा एक बच्चे का डायग्राम चित्र बनाया गया है कि एक तो खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, टीबी, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी है ना। हेपेटाइटिस सी भी सब आएगा है ना। तो हेपेटाइटिस बी को शामिल किया गया, यानी कि इन 7 बीमारियों को शामिल किया गया है। कौन कौन सी एक बार पढ़ते हैं? खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, टीबी, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस। ये मिशन इंद्रधनुष योजना है। क्योंकि अब इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना, तो इसलिए इसमें 7 योजनाओं को शामिल कर लिया गया है ना। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं तो 7 बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है ना। तो एक और क्या है? स्वच्छता संग्राम अभियान है ना। तो 1 सितंबर 2015 को स्वच्छता संग्राम अभियान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से शुरू हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्वच्छता संग्राम अभियान है कहां से शुरू हुआ था? इंदौर जिले से। कब? 1 सितंबर 2015 को है ना। तो हमें पता है कि इंदौर मध्य प्रदेश या भारत का स्वच्छता में सबसे साफ शहरों में गणना की जाती है। हर साल स्वच्छ शहरों में मध्य प्रदेश ही खिताब जीतता है। तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर लोगे। पूछा जाएगा कि स्वच्छता संग्राम अभियान कहां से प्रारंभ किया गया था? मध्य प्रदेश के किस शहर से प्रारंभ किया गया था? तो इंदौर शहर से प्रारंभ किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य खुले में शौच मुक्त करना है। क्या था? खुले में शौच मुक्त करना इस योजना का उद्देश्य था। तो मैंने आज आपको मध्य प्रदेश की कौन कौन सी योजनाएं बताई। आज अपने मध्य प्रदेश की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, उसमें से शिक्षा संबंधित योजनाएं हमने पढ़ ली है और स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं मैंने आपको पढ़ा दी है। अब बची हमारी गरीबी उन्मूलन योजनाएं। तो मैं आपको एक क्लास में लगभग 2 क्लासों में और ये पूरी करवा दूंगी, क्योंकि योजनाएं वाला बड़ा है। उसके बाद जो भी करंट में जो योजनाएं मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई गई है वो भी मैं आपको करवाऊंगी, ताकि आपका अगर प्रश्न बने तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। अब जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए, यही मेरा उद्देश्य है।
अब आपको क्या करना है कि एक तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जो मध्य प्रदेश के एमपी पुलिस की तैयारी, पुलिस वाले विद्यार्थी एएसआई के हैं, एलडीसी के हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, उन सभी के लिए मध्य प्रदेश की क्लासें मैं पढ़ा रही हूँ। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो मेरी पुरानी क्लासें देखे, मैंने बहुत बेसिक से ट्रिक से आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ाया है। उसके साथ में जो असिस्टेंट अभी सेट की वैकेंसी भी निकली हुई है, तो जिन विद्यार्थियों का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाकर सेट का फॉर्म डालें अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं मध्य प्रदेश में तो। और हिंदी साहित्य पढ़ा रही हूँ, ये सारी क्लासें आपकी फ्री चल रही है मेरे चैनल पे, तो आप जाकर क्लासें देखें और अपनी तैयारी अच्छी करें और मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सपना अपना पूरा करें। आपको सकारात्मक सोच रखनी है, आपको बस यही सोचना है कि मुझे इस साल सरकारी नौकरी में पाकर रहूंगा, अच्छे कर्म करने हैं, सभी का सम्मान करना है, गलत आचरण नहीं करना है। और जो आप पढ़ रहे हैं उन्हें बार बार पढ़ें, क्योंकि अब परीक्षा आ गई है तो विद्यार्थी मानसिक रूप से बहुत हड़बड़ाया हुआ है। तब आपको घबराना नहीं है, आपने जितनी तैयारी करी उतनी अच्छी करी है, बस आप बार बार चीजों को रिवाइज कीजिए, टेस्ट लगाइए और मेरी योजना वाली क्लासें देखिए, क्योंकि आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अब हम मिलते हैं योजना के अगले पार्ट में। धन्यवाद। राधे राधे।